गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम थर्ड ईयर का सेकंड बी पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा विषय है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से पहले इटली की जो समस्याएं थीं, इटली में जो एकीकरण के लिए बाधाएं बनी हुई थीं, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे कि इटली एकीकरण से पहले अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सभी राज्यों में आपसी मतभेद थे, स्वार्थ लिप्त थे उनमें। इटली के एकीकरण के लिए अनेकों प्रकार की बाधाएं सामने थीं, जिसकी वजह से इटली में एकीकरण नहीं हो पा रहा था। वो क्या थीं? नंबर 1, इटली के विषय में कोई सोचता नहीं था, क्योंकि इटली में बाह्य व्यक्तियों का, जो इटली के नहीं थे, ऑस्ट्रिया के थे, उनका नियंत्रण था। ऑस्ट्रिया के शहर लोम्बार्डी, मोडेना, टस्कनी, वेनेशिया, परमा, इन पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों और राजकुमारी का अधिकार था। इसलिए कैबूर ने कहा था कि ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का एक प्रमुख शत्रु है। नंबर 2, पोप के असीमित अधिकार थे। इटली के अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म को मानते थे। अधिकांश जनता कैथोलिक जनता थी, वो कैथोलिक विचार ही मानते थे। अतः पोप की शक्तिशाली राजसत्ता कैथोलिकों के भरोसे ही चल रही थी, और उसकी राजसत्ता इतनी शक्तिशाली थी कि पोप के विरुद्ध कोई सोच भी नहीं सकता था। पोप के कारण इटली में एकीकरण संभव नहीं था, ये इतिहासकारों का मानना है। थर्ड नंबर, प्रांतीय एवं व्यापक फूट का कारण मुख्य कारण ये था कि समस्त इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सभी राज्यों में अलग अलग कानून, अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। इसी व्यापक फूट के कारण प्रांतीय मतभेद हो गए थे, प्रांतीयता बन गई थी। राजाओं में भी त्याग की भावना नहीं थी। सभी अपनी अपनी निरंकुश सेना को बनाए रखने के लिए चिंतित रहते थे, अपनी शक्ति को स्थापित करने का प्रयास करते रहते थे। अब हम ये देखते हैं कि उस समय जो विद्वान लोग थे, जो विचार रखते थे इटली के एकीकरण के लिए, उनमें भी आपस में मतों का अभाव था। कुछ लोग पूर्णतया गणतंत्रात्मक स्वरूप के पक्षधर थे, कुछ लोग रोम के पोप की अध्यक्षता में संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में थे, कुछ लोग सर्डिनिया पीडमोंट की अध्यक्षता में इटली के एकीकरण के इच्छुक थे। इस प्रकार अलग अलग विचार इनके थे। अब हम ये देखते हैं कि 1815 से 1950 के मध्य में
इटली की क्या स्थिति थी। इस संबंध में इतिहासकार कैटल भी लिखते हैं कि सन 1815 ईस्वी से 1850 तक इटली का इतिहास फूट, विदेशी आधिपत्य तथा विफल संघर्ष का इतिहास था। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण से इटली में नवीन युग का प्रारंभ हुआ। इटली में नेपोलियन ने एक रूप शासन स्थापित किया, जिससे इटली के निवासी राष्ट्रीय एकता की कल्पना करने लगे थे। इतिहासकार मेरियट लिखते हैं कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की। नेपोलियन की पराजय के पश्चात 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुई। उस वियना कांग्रेस में जो नेपोलियन ने व्यवस्था बनाई हुई थी, उस समस्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, उसका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया और उस व्यवस्था को अलग अलग राज्यों में बांट दिया और वहाँ की व्यवस्था भी ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजकुमारी के हाथों में दे दी गई। जैसे परमा, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लूसी को दिया। टस्कनी, इसे हैप्सबर्ग वंश के राजकुमार फर्डिनेंड थर्ड को दे दिया। लोम्बार्डी, यह राज्य भी ऑस्ट्रिया के पास था। रोम, यहाँ तो पोप पायस सप्तम को गद्दी पर बैठाया गया। नेपिल्स और सिसिली, यहाँ पर बूरवा वंश के राजकुमार फर्डिनेंड प्रथम को गद्दी पर बैठाया गया। सार्डिनिया, पीडमोंट, यही एकमात्र इटली का राष्ट्रीय राज्य रहा जो कि यहाँ के राजा विक्टर इमानुएल को दिया। अतः जो ये ऊपर हमने कारण बताए हैं, इन कारणों की वजह से इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाधाएं तो बहुत थीं। इन बाधाओं को होने के बावजूद भी, विभिन्न बाधाओं के होने के बावजूद भी इटली वासियों ने राष्ट्रीयता की भावना से मुंह नहीं मोड़ा। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के बीच अनेकों प्रयास हुए, यद्यपि सफल नहीं हुए, लेकिन इन प्रयासों से इटली के एकीकरण का एक आधार अवश्य तैयार हुआ। इटली के एकीकरण के लिए, आंदोलन के लिए, अपने विचारों को, सुधारों को, जागृति लाने को संगठन स्थापित हुए। उन संगठनों में प्रमुख था कार्बोनरी संगठन। नेपोलियन के सुधारों के कारण इटली के निवासियों में जागृति की भावना उत्पन्न हो गई थी, जिसका परिणाम क्या निकला कि जगह जगह पर, स्थान स्थान पर गुप्त संगठन स्थापित किए जाने लगे। इन संगठनों में प्रमुख रूप से कार्बोनरी संगठन था, जिसके दो उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। नंबर 2, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। इस दल में सभी वर्गों के लोग थे। सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को बंद कर दिया गया था। उसने कहा था कि इटली एक राष्ट्र है और भविष्य में भी वह एक राष्ट्र ही रहेगा और उसकी राजधानी रोम होगी। अंत में हम देखते हैं कि नेपोलियन की ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। अब हम देखते हैं
कि इटली के एकीकरण में कार्बोनरी संगठन के अलावा किन किन लोगों ने योगदान दिया। इसमें प्रमुख रूप से जो हैं मेजनी, काबूर। तो अभी हम मेजनी के विषय में पढ़ेंगे। इसका जन्म, मेजनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी में जेनोआ में हुआ था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? क्या उद्देश्य थे मेजनी के? मेजनी ने कार्बोनरी संस्था के विषय में लिखा कि उनके पास कोई कार्यक्रम, कोई धर्म या कोई उनकी आदर्श नहीं है जो कि इटली के एकीकरण में सहायता मिल सके। मेजिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे चारों ओर विद्यार्थियों के जीवन का कोलाहल एवं शोरगुल था, किंतु उनके मध्य में भी मैं सदैव गंभीर और आत्मलीन दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि मैं अचानक वृद्ध हो गया हूँ। बच्चों की भांति मैंने संकल्प किया था कि मैं सदैव काले वस्त्र पहनूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने देश की दुर्दशा पर विलाप कर रहा हूँ। तो मेजनी का क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में? क्या उद्देश्य थे उसके? इस विषय में आल्प्स पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण के समुद्र तक एक विशाल संगठित इटालियन राष्ट्र का निर्माण करना मेजनी का प्रथम उद्देश्य था। कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए जो कि इटालियन ही हो। दूसरा क्या था? 1830 ईस्वी में कार्बोनरी संस्था के सदस्य के रूप में उसने भाग लिया था। क्रांति के दमन हो जाने पर उसे बंदी बनाकर सेवोना के दुर्ग में भेज दिया। बाद में उसे इटली से निष्कासित भी कर दिया गया था। यद्यपि मेजनी कार्बोनरी संस्था का सदस्य था, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं था। कार्बोनरी संस्था के विषय में उसने कहा था कि उनके पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई धर्म है, ना ऊंचे आदर्श हैं। 1831 ईस्वी में मासाई में निर्वासित जीवन व्यतीत किया उसने। लेकिन उसने निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए भी एक महत्वपूर्ण संगठन यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया। ऑस्ट्रिया के प्रभाव को देश से समाप्त कर दिया जाए। मेजिनी ने कहा था कि इटली वासियों को विदेशी सरकारों की सहायता और राजनीति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मात्र अपनी शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। जब 2 करोड़ जनसंख्या वाला राष्ट्र अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया उसके सामने नहीं टिक सकता। मेजिनी ने नवयुवकों को शिक्षा दी कि मजदूरों की भांति साधारण भोजन करो, पर्वतों पर चढ़ो, कारखानों में जाकर उपेक्षित मजदूरों से मिलो, शहीदों के रक्त से सिंचित होकर ही विचार रूपी पौधे बढ़ते हैं और पनपते हैं। इस मान्यता को मन मस्तिष्क में धारण करो। समस्त इटली में एकता की भावना उत्पन्न की।
लगभग 1833 ईस्वी तक यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक हो गई थी। इतिहासकार मेजिनी के विषय में लिखते हैं, इतिहासकार हेजन लिखते हैं मेजिनी के विषय में कि मेजिनी की क्षमता का अन्य कोई निर्भीक, नैतिक आचरण वाला, विचारशील, मृदुभाषी और उत्साही नेता नहीं देखा गया। इटली की 1830 की क्रांति। 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा। इसके प्रभाव से परमा, मोडेना एवं पोप के राज्यों में भी विद्रोह हुए। लेकिन ऑस्ट्रियन साम्राज्य के विदेश मंत्री मेटरनिख, जो कि क्रांति का कट्टर विरोधी था, उसने इन विद्रोहों को कट्टरतापूर्वक इनका दमन किया और ऑस्ट्रियन साम्राज्य की पुनः स्थापना कर दी। इस विद्रोह में मेजिनी ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया था। अतः मेजिनी को 6 वर्ष का कारावास एवं देश निष्कासन दे दिया। निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए ही उसने एसोसिएशन ऑफ यंग इटली का निर्माण किया था और उसका प्रमुख नारा था कि इटली इटली वालों के लिए है। धन्यवाद।